be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट से दोबारा आए तो हम सबको पता था कि यूएस ईरान वॉर एक नया मोड़ लेने वाली है और आते ही उन्होंने ऑपरेशन स्लेज हैमर का अनाउंसमेंट किया, जहां पे आने वाले कुछ हफ्तों में हम देख सकते हैं कि यूएस ईरान वॉर दोबारा से एक बहुत ही बड़े लेवल पे एस्केलेट हो सकती है। बट किसी ने ये नहीं इमेजिन किया था या सोचा था पाकिस्तान इनडायरेक्टली इस वॉर के अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि अब काफी जगह ये रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही है कि पाकिस्तान काफी सारे जेट्स, अपने ट्रूप्स और ड्रोन स्क्वाड्रंस को तैनात करता हुआ नजर आएगा सऊदी अरेबिया के अंदर, खासकर इस वॉर के दौरान। यह साफ-साफ दर्शाता है कि जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले साल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, उसका रूप हमें इस यूएस ईरान वॉर में कैसे देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये न्यूज़ बाहर निकल के आती हैं, अगेन काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स इस न्यूज़ को कवर करते हैं, जहां पे साफ-साफ लिखा जा रहा है पाकिस्तान डिप्लॉयज जेट स्क्वाड्रन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग ईरान वॉर। और हर जगह सिर्फ इसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगला सवाल ये होना चाहिए, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अप्रैल में भी पाकिस्तान ने काफ़ी सारे अपने फाइटर जेट जो है, वो सऊदी अरेबिया को भेजे थे जब यूएस ईरान सीज़फायर के बारे में बात चल रही थी और पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पे उभर के आ रहा था। अब सवाल काफ़ी खड़े हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट किया है, तो उसके एवज में उन्हें क्या मिल रहा है? और जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते में आप देखोगे, जब से पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे बाहर आया है या मीडिएट कर रहा है इस यूएस ईरान वॉर के बीच में, तो हर बार कोई ना कोई मीडिया आउटलेट पे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जो सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं पाकिस्तान के मीडिएटर रोल के ऊपर। और अगेन, ये एक और ऐसी चीज़ है, जब आप मीडिएटर हैं, तब आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे और ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ऐसी कंट्री में जो शायद इस वॉर का हिस्सा है, डायरेक्टली ना कहें तो इनडायरेक्टली हिस्सा है, जिस तरीके से यूएस ने पहले ईरान के ऊपर टारगेट किया, अटैक्स किए और उसके बाद में पूरा खामियाजा गल्फ नेशन को भुगतना पड़ा, चाहे से सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या बाकी गल्फ नेशंस हो। और खासकर यूएई और फिर सऊदी अरेबिया। हाँ, बहरीन में भी काफ़ी सारे अटैक हुए हैं, कुवैत में भी हुए हैं, बट डैमेज उतना नहीं है जब आप उसको कंपेयर करेंगे यूएई से। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। अब एक्चुअली इस डील में हुआ ये है कि जो अभी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की गई और उन्होंने हालाँकि अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया, बट जैसे ही उनसे बात की जाती है, वो काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स पूछते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगभग 8,000 ट्रूप्स भेजेगा, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम इस डील के तहत। और अगर आप पूछेंगे कि इसकी स्पेसिफिक डिटेल कहाँ है, तो इसमें लिखा गया है कि अराउंड 16 जेएफ-17 फाइटर जेट भेजे जाएँगे। ये वो एयरक्राफ्ट है जो जॉइंटली पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बनाया जाता है। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन्स भेजी जाएँगी एंड देन एचक्यू-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइनीज़ मेड है। अब देखिए, जब ये वॉर शुरू हुई थी और ईरान के पास में जब ये एचक्यू-9 एयर डिफेंस सिस्टम था भी, तब भी वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ कि जो यूएस ने रिटेलिएट किया है या यूएस ने अटैक किया है, उसको रोक पाया हो। सेम केस हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा। बट उस टाइम पे जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अब शायद ईरान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है, उनके पास में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं बचा है और उस टाइम पे सऊदी अरेबिया के पास में ये सारी चीज़ें जाना, एक तरफ इशारा कर रही है कि बहुत बड़ी वॉर आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है, जिसमें यूएस, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, यूएई ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर प्लेयर रहेंगे। और बीच में आपने पहले भी देखा होगा, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई थी कि सऊदी अरेबिया ये भी कह रहा था कि हमें यूएस के साथ में सारे गल्फ नेशंस जो इस वॉर के तहत जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, वो इस वॉर का हिस्सा बनने चाहिए। हालाँकि वैसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट ज़रूर पब्लिश हुई थी कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने सीक्रेटली कुछ ना कुछ अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर। हालाँकि उसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई। और जहाँ तक आप स्क्वाड्रन्स की बात करेंगे, तो जब मैं स्क्वाड्रन्स की बात करता हूँ, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि अगर ये फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है, तो हम एक ऐसी मिलिट्री यूनिट या एक मिलिट्री टर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फाइटर जेट्स हैं, पायलट्स हैं, मेंटेनेंस क्रू है, सारे के सारी चीज़ें एक साथ स्क्वाड्रन का हिस्सा बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं, ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं बहुत कम लेवल पे। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया भी कुछ ना कुछ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस पैक्ट हुआ है, जहाँ पे ये कहा गया कि जब सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान उनको डिफेंड करेगा, पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरेबिया डिफेंड करेगा। अब वो पिक्चर तो दिखती भी नहीं है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान ने अटैक किया तब सऊदी अरेबिया नहीं आया, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब सऊदी अरेबिया नहीं आया और जब इसके डिटेल्स भी डिस्क्लोज़ हुए थे, हालाँकि कॉन्फिडेंशियल थे, तो ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक होता है तब पाकिस्तान एंट्री लेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ होता है तो सऊदी अरेबिया एंट्री लेगा। और उसी के एवज में समझते हैं कि क्यों ऐसा वो सऊदी अरेबिया के थ्रू बोला गया। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जीएस एंड सीसैट क्रैश
कोर्स जो कि आप अवेल कर सकते हैं ₹1 में और अपने प्रीलिम्स को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 24th ऑफ मई। अब जो सोर्सेज़ की माने तो सोर्सेज़ ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया पेमेंट कर रहा है, मतलब जो मिलिट्री इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं, जो ट्रूप्स जा रहे हैं, उसके एवज में सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है पाकिस्तान को। और अगेन पाकिस्तान को आप पैसे दीजिए, पैसे फेंकिए, अल्टीमेटली दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। और यही चीज हमें यहां पे भी देखने को मिली है। और ऑफिशियल ने सबसे बात यह कही कि ऐसा नहीं है, इस एग्रीमेंट के तहत पहले भी ट्रूप्स गए हैं, लेकिन यह नंबर थोड़ा बड़ा है। 8,000 ट्रूप्स, ड्रोन के स्क्वाड्रंस, फाइटर जेट्स, और उनका नंबर जब 16 या 17 हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और यहां तक रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि आने वाले टाइम पे अगर सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होती है और एस्केलेट करती है, 80,000 से भी ज्यादा ट्रुप्स पाकिस्तान के द्वारा भेजे जा सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और खासकर तब जब ट्रंप ये वार्निंग देते हैं ट्रिप के आने के बाद में कि मैं ऑपरेशन स्लेज हैमर को स्टार्ट कर सकता हूं, क्लॉक इज टिकिंग, आपके पास में टाइम कम है, हम आपके ऊपर बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं। और यही नहीं, उसके जस्ट बाद ट्रंप एक वेस्ट एशिया का मैप भी शेयर करते हैं जहां पे रेड एरोज दिखाए गए हैं जो कि ईरान की तरफ पॉइंट कर रहा है। और ये सब कुछ तब हुआ जब ट्रंप ने पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करी, एंड देन जब वार्निंग दी कि क्लॉक इज टिकिंग, उसके जस्ट बाद जब ये डिस्कशन होते हैं नेतन्याहू के साथ, उसके बाद में ये मैप आपको देखने को मिलता है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। अब देखिए इसके क्या मायने हैं वो डिकोड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आसपास रिपोर्ट्स निकल रही हैं, पाकिस्तान अपने ट्रुप्स भेज रहा है, फाइटर जेट्स भेज रहा है, यूएस ये वार्निंग दे रहा है, ईरान मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और ईरान ने भी एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया ओवर हॉर्मुज, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन यह चीज दर्शाती है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। मतलब इजराइल से भी अटैक होने वाला है, लैंड से भी अटैक होगा, सी से भी अटैक होगा, एयर से भी अटैक होगा, और हो सकता है कि काफी सारे गल्फ नेशंस इस वॉर का हिस्सा बनेंगे अब। क्योंकि पहले भी सऊदी अरेबिया और गल्फ नेशन की ये मंशा रही है, ये इच्छा रही है कि अगर आप ईरान को डिस्ट्रॉय ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके जाइएगा। अगर आपने आधे अधूरे में इसको छोड़ा तो ये जब दोबारा से खड़ा होगा तो सबसे पहले टारगेट हम बनेंगे। और शायद यही इंटेंशन हो, और जिस तरीके से आगे वॉर एस्केलेट कर रही है, आपको यूएस और इजराइल के साथ में काफी सारी और पार्टीज भी देखने को मिल सकती है, और दैट विल बी अ रीजनल वॉर। जब यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के इतने ज्यादा इंपैक्ट हैं, तो रीजनल वॉर के कितने बड़े इंपैक्ट होने वाले हैं, वी कैन नॉट इमेजिन। बिलीव मी, वी कैन नॉट इमेजिन एंड वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि कहां कहां और कैसे कैसे रेपरकशंस होंगे। और इसका नमूना आपने देख भी लिया होगा, जिस तरीके से यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक होता है, यूएई इसको एक टेररिस्ट अटैक बोलता है, और इंडिया ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। हालांकि यूएई ने यह नहीं बोला है कि ये जो एक्शन लिया गया है ये ईरान की तरफ से लिया गया है, बट इस पिक्चर में आप देखेंगे तो अगेन आपका सबसे पहले आप जो नाम आएगा दिमाग में, जुबान पे, वो ईरान ही होगा, खासकर जब मैं इस वॉर की बात करूं। और इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली एक यूएस इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने, स्कॉट रिटर, उन्होंने ये बताया था कि जब ये वॉर हुई, जब वॉशिंगटन हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, और वॉशिंगटन जब इनके ऊपर अटैक कर भी रहा है और करेगा भी, तो ईरान ने साफ साफ रशिया को बता दिया था कि हमारे क्या प्लान है। वो प्लान ये है कि अगर हम पे अटैक होगा ना, तो वी विल नॉट लीव एनीवन। हम यूएई को मैप से इरेज कर देंगे। जितना भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, ऑयल के अलावा डाइवर्सिफाइड किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, इट विल बी अ हेल फॉर देम। और सिर्फ यूएई के लिए नहीं, बाकी सारे गल्फ नेशन के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होने वाली है। एक बार के लिए आप ये क्लिप देखिए, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। Iran doesn't fear him. Iran knows the following, and it has been briefed to China and Russia, that if the United States attacks, the United Arab Emirates will cease to exist as a viable nation state. It's all over for the UAE. Kuwait may go that way, Bahrain may go that way, but at a minimum, the United Arab Emirates will be erased from the planet. They will have no fresh water, no ability to generate power, and they'll have no ability to generate gas or oil. They'll be bankrupt, they'll be thirsty, and they'll be baking in 54-degree temperature because there's no air conditioning. That's the end of two of the greatest cities in the Middle East, Abu Dhabi and Dubai. They'll be gone, depopulated, along with the rest of that nation. And that's the fate of all other Gulf Arab states if they want to play this game. Iran is done playing games. They're done playing the game of escalation management. They will no longer match the escalation of others. If they are attacked, they're coming in with a knockout blow. This has been our... अब आपने ये क्लिप देख ली होगी, और जब मैं कह रहा था ना कि आपको क्यों ये जो एक स्कॉट रिटर जो यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप पैटर्न्स भी देखिए। क्योंकि यूएई पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी कहीं ना कहीं सीक्रेटली ईरान के ऊपर अटैक किया था। इसकी रिपोर्ट्स निकल के भी आई, यूएस ऑफिशियल्स ने बात भी इसके ऊपर करी। और पाकिस्तान जो है ना, इस टाइम पे जब अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है। एक तरफ सऊदी अरेबिया उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्लोज अलाई है, ईरान उनका नेबर है, और आप है मीडिएटर। और आपके मीडिएटर पे तो सवाल उठे हैं। पहले जब ये मीडिएटर बने तो इजराइल पार्टी नहीं था। जब इजरायली पार्टी नहीं है तो अगेन आपका मीडिएटर बनने का क्या सेंस बनता है। दूसरा, आप मीडिएटर भी हैं, लेकिन आपको मैसेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। यूएस से प्रपोजल आता है, वो आप ईरान पहुंचाते हैं, ईरान से प्रपोजल आता है, वो आप यूएस पहुंचाते हैं। और फिर रिपोर्ट्स में रिपोर्ट पब्लिश भी होने लगी
कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम मीडिएटर के तौर पे यूएस के लिए भी बायस नहीं है, हमारा ईरान की तरफ भी बायस नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट्स निकल के आती हैं तो ईरान के ऑफिशियली ये कहते हैं कि आप यूएस की तरफ ज़्यादा टिल्ट कर रहे हैं, यूएस को आप ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। और वहीं पे फिर कुछ ही हफ्तों बाद ये रिपोर्ट्स आती है कि पाकिस्तान ने ईरान के फाइटर जेट्स को अलाउ किया था कि वो यहां रह सकते हैं इनके काफ़ी सारे बेसिस पे। अब हालांकि उन्होंने बोला कि जब वो विजिट पे आए थे तब हमने अलाउ किए, तो सिर्फ एक बेस पे हो सकते थे, लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस निकल के आती हैं तो सारे अलग-अलग बेसिस पे आपने फाइटर जेट्स को अलाउ कर रखा था। और यहीं से हर बार पाकिस्तान के मीडिएशन पे सवाल उठा है। इसलिए समटाइम्स आपको एक ग्लोबल फेम लेने के लिए, आपको लाइफ में कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, समटाइम्स यू डू फुलिश थिंग्स। आपको विज़डम आपके पास में होनी चाहिए, आप वाइज़ डिसीजन लेने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप दूरदर्शी होने चाहिए, जो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर पेइंग इट। अब उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फँस चुके हैं, हर बार फँसे हैं और हर बार निकल भी जाएँगे। अगेन वही है ना कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है पाकिस्तान की, एंड दैट्स व्हाट यूएस आल्सो वांट। और यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जहाँ तक आप इस डील की बात कर रहे हैं, जहाँ यूएस फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है कि डील नहीं हो रही है, वहीं पे ईरान जो है बिल्कुल नहीं मान रहा है। अब ईरान ने बोला कि हमारी एक डिमांड है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सॉवरेनिटी हमें दीजिए, हम बताएँगे कौन पास करेगा, क्या ऑपरेशंस रहेंगे, किनसे हम टोल चार्ज करेंगे, किनसे नहीं करेंगे, क्या सिचुएशन होगी। अब उन्होंने इसको सीरियसली लेते हुए, अब आप खुद सोचिए, डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन कर दीजिए। वहाँ पे ईरान ने एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया है, एक नई बॉडी बना दी है, उसका एक अनाउंसमेंट कर दिया है, जो अब रेगुलेट करेगी कि किस तरीके के ऑपरेशन आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो इनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, उन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट शेयर करी और बोला कि हम एक बॉडी बना रहे हैं, एक बॉडी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। ये आपको रियल टाइम अपडेट्स देगी। हालांकि इसका काम क्या रहेगा, मतलब एक्चुअली में क्या काम रहेगा, कौन से इसके टास्क रहेंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या इसके उद्देश्य होंगे, उसके बारे में डिटेल अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग। और बार-बार यही सारी चीजें हो रही हैं। और आपको याद होगा, खाली हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बात करी, अब अनाउंसमेंट कर दिया है। 1 हफ्ते पहले ये भी बात आई थी कि ईरान एक और मास्टर प्लान बना रहा है, जहां पे ना खाली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी अथॉरिटी लगाएंगे और किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आने वाले टाइम पे फंक्शन करेगा, काम करेगा। यहां तक धमकी दे दी थी कि जो अंडर सी केबल्स हैं, खासकर जो इंटरनेट केबल्स हैं, हम उनके ऊपर भी टोल लगाएंगे या फिर फीस लगाएंगे। और ये बहुत ज्यादा डेडली साबित हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, जहां पे हर एक देश, हर एक रीजन इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और चाहे वो सोशल मीडिया हो, या फिर आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने हो, या आपकी क्लाउड सर्विसेज हो, एंड व्हाट नॉट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा जा रहा है कि इट विल हिट गूगल, मेटा, अमेजन। आपको समझना पड़ेगा, ये जो अंडर सी, जो समुद्र के नीचे जो ये इंटरनेट केबल्स हैं, ये हर एक फील्ड में काम आ रही है। ये सारी आपको इंटरनेट सर्विसेज दी जाती हैं, आप ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं। काफ़ी बार जो गवर्नमेंट की मिलिट्री कम्युनिकेशन होती है, हालाँकि वो तो बहुत ही सेफ और सिक्योर चैनल के थ्रू होती है, लेकिन काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी। और ये अंडर सी केबल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस रीजन तक लिमिटेड है। मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, इंडिया हो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो, हर जगह ये अंडर सी केबल्स हैं। या तो इंटरनेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, या इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन फेल होने लगेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ जाएंगे। हर एक जगह आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो दिस वॉर इज गोइंग टू टर्न डेडली, बिलीव मी। और ऐसी ऐसी जगह मार होगी इस वॉर की जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। अब आगे क्या सिचुएशन होगी और किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होगी, वो तो टाइम बताएगा। बट दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको मेरा कंटेंट, रिसर्च अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज जितने व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उतने व्यूज नहीं आते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, आई हैव गिवन माय बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज, इफ यू हैव एनी कमेंट, you can comment in the comment section, but please subscribe to this channel, and thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat, and always remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you.